प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज 25 तारीख 25 अक्टूबर 2025 है। आज समूचे विश्व की सबसे आस्था का पर्व और सबसे कठिन पर्व, जो समूचे विश्व में महापर्व के रूप में मनाया जाता है। इस नहाय-खाय के साथ 28 तारीख तक ये 4 दिन का सबसे आस्था और कठिन का पर्व की शुभारंभ हो चुकी है। जो विश्व की सबसे कठिन और आस्था का पर्व है, यह पर्व की शुरुआत बिहार की धरती पर औरंगाबाद के देव से शुरू हुई और बिहार जहाँ-जहाँ विश्व में गया, यानी बिहारवासी गए, इसको यह पूरे विश्व में फैला दिया। बिहार के वासी ने इस छठ महापर्व को विश्व की सबसे आस्था वाली और कठिन वाली पर्व को, क्योंकि इस पर्व में भगवान सूर्यदेव की आराधना होती है। बहुत आस्था के साथ 4 दिन तक भगवान सूर्यदेव में सभी विश्व के लोग लीन रहते हैं। आप जानते हैं कि समूचे विश्व में साहस और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक सूर्य है और सूर्य के बिना विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए जितने भी विश्व के लोग हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हो, जाति के हो, यह सभी लोग इस महापर्व को मनाते हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति का वर्ग का लोग हो, ये सभी लोग भगवान सूर्यदेव की आराधना में लीन रहते हैं। तो इस महापर्व का बहुत सारी शुभकामना संजय सिविल फोरम के परिवार के लोग और जो व्यक्तिगत हमसे जुड़े हुए हैं। मैं भगवान सूर्यदेव से और आप लोग विश्व समूचा उनमें अभी लीन है, तो मैं बराबर आप लोग से कहता हूँ कि अपने साहस को, अपनी धैर्य को बनाए रखें। भगवान आपको कामयाब करेंगे। आप अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करें और सही दिशा में जब आप अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, तो एक छोटी कामयाबी नहीं, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी और भगवान सूर्यदेव तब खुश होते हैं, जब मानव को इस पृथ्वी पर भेजा जाता है और खुद वो जब ऊर्जा देते हैं, तो आप ऊर्जा का सही उपयोग करें, है ना? तो निश्चित तौर पर उनकी कृपा सभी पर बनी रहती है, समूचे विश्व पर बनी रहती है। तो मैं इसी के साथ मैं शुभकामना आपको दे रहा हूँ। इस 4 दिन का जो सबसे कठिन और आस्था का पर्व है, यह समूचे विश्व के लिए सबसे बड़ा महापर्व है। इसकी ढेर-ढेरों सारी शुभकामनाएँ मैं दे रहा हूँ। अब बात आती है, क्योंकि पर्व का समय है, कुछ वीडियो मैं दे देता हूँ, आप लोग के बीच काम आएगी। तो मैं शुरू कर रहा था मोहम्मद गौरी, है ना? तो ध्यान दीजिए, मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी के विषय में मैं कह दूं कि भारत में जो मोहम्मद गौरी हैं, मध्यकाल में मुस्लिम मध्यकाल शुरू होती है, तुर्क सत्ता शुरू होती है। अगर कोई भी विदेशी भारत में तब आक्रमण करता है, उसकी शक्ति तब बढ़ती है, जब क्षेत्रीय शक्ति भारत में आ जाते हैं, सब आपस में ही लड़ते हैं। आप देख रहे हैं कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का जो भारत है, उसमें कई राजपूत हैं, कई क्षेत्रीय शक्ति हैं जो आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं और यही फायदा उठाया। क्षेत्रीय शक्ति जब विखंडित हो गई, भारत की अखंडता उत्तर भारत की कमजोर पड़ गई, तो मोहम्मद गजनी के रूप में भारत में आक्रमण होता है और यह गजनी प्रांत जो है, अफगानिस्तान का एक प्रांत था गजनी, जबकि वहां की अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर थी। वहां के लोग आर्थिक रूप से काफी कमजोर थे। भारत सोने की चिड़िया थी, यहाँ अपार धन थे और अपार धन यहाँ मंदिर में वास होते थे। मंदिर से हजारों लाखों लोग की जीविका चलती थी। तो वो देखा कि भारत में क्षेत्रीय शक्ति कमजोर है और यही कारण है कि भारत के धन को लूटा जाए, भारत की संपत्ति को लूटकर गजनी लाया जाए और गजनी की अर्थव्यवस्था को मजबूत ही नहीं किया जाए, इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार किया जाए, मोहम्मद गजनी का उद्देश्य। परंतु मोहम्मद गजनी के मरने के बाद गजनी प्रांत की स्थिति कमजोर पड़ गई, वो काफी पतन की कगार पर चला गया। फिर एक नए राज्य का उदय हुआ अफगानिस्तान की धरती पर, वो गजनी के बगल में था और उस प्रांत का नाम है गौर। क्या नाम है? गौर। तो आप देख रहे हैं कि इस गौर प्रांत जो है, एक नया उभरता हुआ प्रांत है अफगानिस्तान में। अब यहां से शासन चलेगा, यहां से शुरुआत होगी अफगानिस्तान में गौर।
तो यह जो गौर है, इस गौर जिसे गौरी वंश कहा जाता है, इस गौर में पहला राजा हुए अलाउद्दीन हुसैन। क्या हुए? अलाउद्दीन हुसैन। और यही अलाउद्दीन हुसैन गौरी वंश के संस्थापक हैं। इसके बाद जो दूसरा शासक है जिसका नाम है गयासुद्दीन गौर, जिसे गयासुद्दीन गौरी भी कहते हैं, यह वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जबकि यह सिर्फ संस्थापक है अलाउद्दीन हुसैन। तो गयासुद्दीन गौर ने क्या किया? गौर के साम्राज्य को फैलाया, गौर की शक्ति को मजबूत किया, अपने आप में वो मजबूती लाया गयासुद्दीन गौर। इसलिए मैं कह सकता हूं कि गौरी वंश का वास्तविक संस्थापक गयासुद्दीन गौर हैं। इसके बाद इसका जो छोटा भाई है गयासुद्दीन गौर का, उसका नाम है शहाबुद्दीन गौर। क्या नाम है? जो शहाबुद्दीन गौरी के नाम से जाना जाता है, शहाबुद्दीन गौर या शहाबुद्दीन गौरी। और हम अभी चर्चा करेंगे शहाबुद्दीन गौरी के बारे में। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि यह जो शहाबुद्दीन गौरी है, यह भारत में धन को लूटना नहीं चाह रहा है, यह भारत में मुस्लिम तुर्क सत्ता को स्थापित करना चाह रहा है। इसके जीवन का मकसद है कि भारत जब क्षेत्रीय शक्ति में टूट चुका है और वो वक्त आ चुका है कि मुस्लिम धर्म को और मुस्लिम सत्ता को भारत में स्थापित किया जाए, और उसी उद्देश्य से शहाबुद्दीन गौरी भारत पर आक्रमण करता है ना। अब ध्यान दीजिए कि यह जो शहाबुद्दीन गौरी सबसे पहला जो भारत में आक्रमण किया 1173 ईस्वी में, वो मुल्तान पर आक्रमण करता है। और इस मुल्तान पर बहुत ही एक शक्तिशाली जनजाति थी जिसका नाम है करनौती जनजाति, है ना। तो यह करनौती जनजाति काफी वीरता पूर्वक इस विदेशी शक्ति से लड़ता है ये बेचारा, और करनौती जनजाति हार जाते हैं। अंततः यह नतीजा निकलता है 1175 में इस मुल्तान की धरती पर मोहम्मद गौरी का कब्जा हो जाता है किसी विदेशी शक्ति का। अब आइए कि फिर क्या है, होता है कि अब मोहम्मद गौरी के समकालीन जो माने जाते थे, वह राजस्थान में सबसे मजबूत राजपूत योद्धा थे जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पूरे राजपूत में उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं था पृथ्वीराज चौहान के ऐसा। वो राजस्थान में स्थित थे, जो भाटिंडा में अपना उसकी राजधानी हुआ करती थी, भाटिंडा में थे। इसके बाद आप आइएगा गुजरात में जो माउंट आबू पर्वत है, वहां पर भीमदेव द्वितीय का शासन, वो भी राजपूत प्रबल योद्धा है। इसके बाद कन्नौज में जयचंद का शासन है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश चंदेल है, वहां पर परमादेव का शासन। तो सबसे पहली विजय के बाद, मुल्तान को जीतने के बाद, मोहम्मद गौरी दूसरा आक्रमण करते हैं गुजरात की धरती से समुद्र के रास्ते हुए गोमल दर्रा से। यहाँ पर बहुत पॉइंट के हम बात बोल रहे हैं कि वह जो है, आप देख रहे हैं कि जो 17 बार मोहम्मद गजनी आक्रमण किए, वो खैबर दर्रा होकर पहुंचे थे, स्थल मार्ग होकर, ना कि जल मार्ग होकर। लेकिन मैं ठीक उल्टा बोल रहा हूं कि मोहम्मद गौरी जल मार्ग होकर, गोमल दर्रा होते हुए, समुद्र के मार्ग होते हुए गुजरात पर आक्रमण करते हैं, गुजरात पर पहुंचते हैं, जहां पर भीमदेव द्वितीय का शासन, शक्तिशाली भीमदेव द्वितीय का। और इस भीमदेव द्वितीय की जो मां थी नायिका देवी, वो सबसे शक्तिशाली रानी मानी जाती है गुजरात में उस समय की। तो नायिका देवी और उसके पुत्र भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गौरी से वीरता पूर्वक लड़ता है, और इस आबू पर्वत पर, माउंट आबू पर्वत पर, इस मोहम्मद गौरी की भारत की धरती पर पहली हार होती है 1178 में। यह क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में आ चुके हैं। तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हार कहां होती है? भीमदेव द्वितीय से। और उसकी माता कौन लड़ती है वीरता पूर्वक? नायिका देवी। और किस पर्वत पर युद्ध होता है? तो माउंट आबू पर्वत पर। इसलिए 1178 को माउंट आबू का युद्ध भी कहते हैं। तो माउंट आबू के युद्ध में 1178 में मोहम्मद गौरी की भारत की धरती पर पहली हार होती है। फिर भी वह साहस बनाता है, फिर आगे बढ़ता है गुजरात से ऊपर राजस्थान में, जहां पर शक्तिशाली पृथ्वीराज चौहान मौजूद। अब उसकी भिड़ंत होती है भारत के सबसे महान राजपूत योद्धा पृथ्वीराज चौहान से, और एक तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान की भिड़ंत होती है मोहम्मद गौरी से। उस समय बहुत सारे राजपूत को एकजुट करने में सफल हो गए थे पृथ्वीराज चौहान, और यही कारण है
कि मोहम्मद गौरी की तराइन के प्रथम युद्ध में बुरी तरह हार होती है। वो बदला लेना चाहता है कि मैं फिर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करूंगा। और उसके बीच क्या घटना घटती है कि कन्नौज में एक शक्तिशाली शासक है जयचंद और उसकी पुत्री का नाम है संयोगता। पृथ्वीराज चौहान की वीरता को देखकर, तस्वीर को देखकर वह मन ही मन उससे प्यार करने लगती है और पृथ्वीराज चौहान को अपना दिल दे देती है और उसको अपना मने मन पति मान लेती है। और यही कारण हुए इसका पता जयचंद को लगता है कि मेरी पुत्री संयोगता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है, शादी करना चाहती है। इसलिए जयचंद स्वयंवर बुलाता है और पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाता है। पृथ्वीराज चौहान के लिए अपमान था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान घोड़े से पहुंचते हैं और संयोगता को घोड़े से उठाकर ले जाते हैं भरे स्वयंवर में। ये जयचंद के लिए बहुत बड़ा अपमान का बात थी और यही कारण है कि जयचंद मोहम्मद गौरी का साथ देते हैं। वह आप देखते होंगे कि अभी बीच बीच में गद्दार का जिक्र किया जाता है, तो जयचंद गद्दारी करते हैं इस देश के साथ और जाके एक विदेशी शक्ति मोहम्मद गौरी से मिल जाते हैं। और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, इस जयचंद का भी साथ मिलता है और इसमें जितने भी राजपूत थे क्षेत्रीयवाद, उसमें आप देख रहे हैं भीमदेव द्वितीय हो, परमादेव हो, उसमें चौहान, पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं मिलता है और वो वीर योद्धा का तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में हार होती है। फिर भी योद्धा तो योद्धा है, वो काफी वीर हैं। और इसके जो दरबारी कवि हैं चंद्रबाई, जो पृथ्वीराज रासोरी के हैं, वो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी हिंदी की महाकाव्य मानी जाती है। वो बहुत सारे विद्वान हैं। इसके बाद क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया जाता है, गजनी लाया जाता है और वो भरी दरबार में क्योंकि उस पर तीर चलाया जाता है, वो अंधा हो जाता है। फिर भी एक आप चुटकुला सुने होंगे पृथ्वीराज रासो में, ये बताया गया है कि उंगली वाली जो कहानी है, उंगली की बार से वो पृथ्वीराज चौहान को तीर चलाना देता है और उसके तीर से मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, ऐसा बोला जाता है पृथ्वीराज रासो। लेकिन यह पूरा प्रमाणित मैं नहीं कर सकता हूं, है ना। इसके बाद ऐसा होता है कि मोहम्मद गौरी की भारत में सबसे अंतिम विजय 1205 में खोखर जनजाति के खिलाफ थी, जो सिंध में झेलम नदी किनारे बसे थे। और यही खोखर जनजाति वीरता पूर्वक मोहम्मद गौरी के शिविर में पहुंच जाता है। उधर कर्माती लोग कुछ बचे थे, वो भी जाके मिल जाते हैं बदला लेने के लिए और शिविर में घुसकर इस खोखर जनजाति और कर्माती जनजाति ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। दैट्स ऑल। अब बात होती है कि मोहम्मद गौरी क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं है, तो अपना साम्राज्य वो दास में बांट देता है, अपने दास को ही वो पुत्र मानता है। तो मोहम्मद गौरी जो गजनी का प्रांत है वो ताजुद्दीन एल्दोज को प्रदान करता है, सिंध का प्रांत अपने दास नासरुद्दीन कुवाचा को देता है और दिल्ली का जो प्रांत है कुतुबुद्दीन ऐबक को देता है और बंगाल का प्रांत बख्तियार खिलजी को देता है। और बंगाल में बख्तियार खिलजी को बोलता है कि आप बंगाल को जीतकर बंगाल पर उसकी राजधानी पर कब्जा कीजिए। ऐसा वो आदेश दिया था शुरुआत में अपने दास को, बख्तियार खिलजी को। और बख्तियार खिलजी उस समय जब बंगाल पर आक्रमण करता है तो वहां सेन वंश का प्रतापी राजा लक्ष्मण सेन का शासन होता है। लक्ष्मण सेन को बुरी तरह वो हराता है और बंगाल की राजधानी लखनौती को जीत लेता है बख्तियार खिलजी। और पटना में भी बख्तियारपुर है, वहां उसी के नाम पर इसका नाम बख्तियारपुर भी पड़ा है। और यह नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है, नष्ट कर देता है बख्तियार खिलजी। परंतु यह जो बख्तियार खिलजी है, इसका एक युवक अली मर्दान छुरा घोंपकर इसको मार देता है। बख्तियार खिलजी की लीला समाप्त हो जाती है और भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक मजबूती के साथ लाहौर को राजधानी बनाता है। एल्दोज और कुबाचा से वैवाहिक संबंध को मजबूत कर वो गुलाम वंश की नींव को डालता है। भारत में तुर्क सत्ता, मुस्लिम सत्ता की शुरुआत करता है ऐबक और भारत में मध्यकाल की आगाज शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को, अपनी वाणी को बहुत कॉन्सेप्ट से बोला हूं। पर्व में आप इसको लाभ लीजिए, इसका वीडियो को बार बार आप देखिएगा। और मैं फिर पुनः अपनी वाणी को समाप्त करने के पहले, यह जो 4 दिन का महापर्व है, सबसे कठिन और आस्था का पर्व है, जो समूचे विश्व में सूर्य देव में सभी लोग लीन हैं। मैं फिर से पुनः इस पर्व का बहुत बहुत शुभकामना आपको देता हूं। धन्यवाद।